नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आईआईटी की पहली कन्वोकेशन थी जिसको दीक्षांत समारोह कहता है, लेकिन वही विवादों में आ गई है। उन्होंने जो परंपरागत ड्रेस हुआ करता था कन्वोकेशन में, जो गाउन हम देखते थे काले काले पहने हुए, जहाँ पगड़ियाँ पहन करके दिखते थे, वो बदलाव किया और टोपी, अफगानी टोपी और फिरन को इख्तियार किया, जिसको लेकर के लोग नाराज है। खास तौर पर नाराजगी डोगरा सदर सभा ने उठाई है और जिसके चीफ गुरचैन सिंह चाड़क, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है, हमने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं कितने नाराज है वो। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही साथ डोगरा सदर सभा के चीफ। सीरियस मामला है, दीक्षांत समारोह जिसको कन्वोकेशन कहते हैं, उसमें फिरन भी है और अफगानी टोपी, ड्रेस कोड ही बदल दिया गया है। हालांकि बाद में दबाव के चलते इसको चेंज किया गया, लेकिन हिम्मत किसकी हुई कि आईआईटी जम्मू में आप फिरन का प्रयोग करेंगे और वो गोंद जो परंपरागत तरीके से बड़े लंबे समय से चलती आ रही, उस गोंद को आप इग्नोर करेंगे। चाड़क साहब, कितना बुरा लगा आपको? देखिए, आप सब जानते हैं कि 47 के बाद एक बहुत घिनौनी साजिश शुरू हुई थी इस डोगरा इतिहास को ख़त्म करने के लिए, कल्चर को, आर्ट को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के हेरिटेज को ख़त्म करने के लिए, जिसको लेकर डोगरा सदर सभा का प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल चलती रही कि उसको हम बचाए रखें। और उसका शिकार तो हम हुए और उसके लिए एक संघर्ष चल रहा है। लेकिन ये 2021 का नया जो तोहफा देने की कोशिश की है, यहाँ पर आईआईटी इंस्टीट्यूट जम्मू के अंदर बना है। लेकिन अफसोस की बात है, 7 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के रजिस्ट्रार और वहाँ के डीन एकेडमिक जो हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जो मैंने अखबार में पढ़ा, हम तो मुबारक मंडी में बिजी थे, एक तरफ हेरिटेज की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ये आग हमें लग गई हमारे पूरे दिलो दिमाग के अंदर कि उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के कल्चर को सामने रखते हुए जो हम कन्वोकेशन करने जा रहे हैं, उसका कन्वोकेशन का जो रोब होगा, जो ड्रेस होगा, ड्रेस कोड, कि ये क्या लिखा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का कल्चर सामने रखते हुए हमने ट्रेडिशनल उस रोब को, उस ड्रेस को चेंज करके यहाँ का ड्रेस रखा है। पकोला एक कैप है और एक वो पकोला कैप और एक फिरन है, ये ड्रेस सामने रख दिया है। ये उन्होंने बड़ा खुले तौर पर प्रेस में अनाउंस किया और हमें जब पता लगा, हमने कहा कि ये हुआ क्या। यहाँ पर डोगरा जो फाउंडर स्टेट के हैं, जो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ड्रेस रखा था, सैफन पगड़ी और गाउन। यहाँ पर राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने गवर्नर हुए हैं, वो एज चांसलर, एज चीफ गेस्ट यहाँ पर आते रहे और ये कन्वोकेशन हर यूनिवर्सिटी में होती रही और ये उसका रोब था, ये उसका ड्रेस था। कन्वोकेशन रोब इसको कहते थे। लेकिन इन्होंने कौन सा कल्चर देखा कि जो पकोला कैप है, उसको हमने जब देखा, ट्रेस किया कहाँ से आई ये, तो उसका ओरिजिन पख्तूनिस्तान का है, वो अफगानिस्तान की है। उसको ओसामा बिन लादेन पहनता है, उसको हफीज सईद पहनता है। वो कैप उन्होंने हमारे उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रख दी और गेस्ट के लिए रख दी उस इंस्टीट्यूट के अंदर, जो है जो जम्मू प्रोविंस के अंदर फंक्शन कर रहे हैं। और उसके साथ हमने जब ये यहाँ पर प्रेशर बन गया डोगरा सदर सभा के अंदर, नौजवान, बुजुर्ग, एजुकेशनिस्ट, रिटायर्ड ऑफिसर, भाई ये क्या हो रहा है, तो हमें ये लगा कि बहुत बड़ा हमला है ये डुग्गर प्रदेश के ऊपर कि जम्मू कश्मीर जब सब कुछ चल रहा है और डुग्गर प्रदेश का भाईचारा, डुग्गर प्रदेश की संस्कृति, डुग्गर प्रदेश का कल्चर, आर्ट, ये अभी तक थोड़ा बहुत जो जिंदा था, ये लास्ट हमला उसके ऊपर लगता है। और फिर हमने जब पूछा, मैंने उनसे इंक्वायरी की, वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो यही कहा गया। किसने कहा? और ये उसके बाद हमने शोर डाला सोशल मीडिया पर हर जगह। तो फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, उन्होंने इंटरवीन किया और इनको कहा कि वो हमें भी कन्वे किया कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कह दिया है ये चेंज हो जाएगी। हैरानगी की बात यह है, इसके बावजूद भी उन्होंने पीएमओ की भी नहीं मानी। उन्होंने कल फिर वो कैप तो हटा दी जब उन्होंने देखा कि ये तो मिलिटेंट की कैप है, और उन्होंने वो फिर वही रख दी। इसलिए अजीब सा यहाँ पर माहौल बन गया है।
हम आज भी डोगरा सदस्य सभा के अंदर सुबह से प्रेशर में हैं कि यहाँ जम्मू में चाणक साहब सवाल ये उठता है कि ये जो कल्चर पे टोपी पहनाने वाले लोग हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो इसके लिए साजिश करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए विनोद जी, मैं क्लियर कट ये मांग कर रहा हूँ, मैं क्या पूरा डोगरा समाज मांग कर रहा है कि अगर नई इंक्वायरी करोगे, नई एक्शन लोगे, तो ये चिंगारी जो डालने की कोशिश की है, डाल दी चिंगारी। नंगे सर वहाँ कन्वोकेशन हुई है, वो पगड़ियाँ नहीं पहनाई गई, वो टोपी छोड़ी, उन्होंने गुस्से से पगड़ी भी नहीं पहनाई, और नंगे सिर कन्वोकेशन पहली दफ़ा हो रही है। ये एक मजाक बन गया है और बहुत बड़ा धप्पा है इस डोगरा समाज पर, इस स्टेट पर, जो हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों की तादाद में जानें कुर्बान करके स्टेट बनाई थी। इसकी इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे था क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत समझी सोची एक ताकत चल रही है जो आज तबाह कर रही है। आज सारा कुछ तबाह कर दिया, हिस्ट्री डिस्टार्ट कर दी। यहाँ अब लास्ट ये बचा था कि यूनिवर्सिटियों में हमारा यूथ जो है वो उस अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आकर राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, गवर्नर्स के सामने कन्वोकेशन में शामिल होता था, डिग्रियां लेते थे, उनको ऑनर किया जाता था, गोल्ड मेडल लेते थे वो, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करते थे। आज ये क्या हुआ कि आपने ज़बरदस्ती मिलिटेंटों की टोपियाँ पहनाना शुरू कर दी। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हमें हमारे सामने नंगा किया जाए इन लोगों को, हमें पता लगे कि ये कौन थे और इसके पीछे साजिश क्या थी। पूरे जम्मू सूबे को जो शांत है और यहाँ पर ईमानदारी से लोग चल रहे हैं, देशभक्त लोग हैं, हर गांव के अंदर एक मुजस्मा लगा हुआ है किसी ना किसी शहीद का। ये यहाँ पर धप्पा क्या लगाना चाहते हैं? इसलिए ये किसने किया, कैसे हुआ, आज जब तक ये क्लियर इंक्वायरी नहीं होती, हमारे सामने आती, हम शांति से नहीं बैठेंगे। चाणक साहब सवाल ये उठता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जम्मू के कल्चर को उजागर करने के लिए हम ट्रेडिशनल ड्रेस जो है चेंज करेंगे। क्या फिरन हमारी ड्रेस है? क्या अफगानी टोपी डोगरा संस्कृति से जुड़ी हुई है? देखिए, मुझे पूरी आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टोपी जो है, ये मैं ये कहता हूँ कि रोज़ हम देखते हैं टीवी पर, ये हाफिज़ सईद पहनता है, ये लखवी पहनता है, ये उसामा बिन लादेन पहनता है, सारी दुनिया को पता है। ये डोगरों को टोपी पहना रहे हैं और हमारे यूथ को पहना रहे हैं, हमारे गेस्ट को पहना रहे हैं। ये तो बात विनोद जी, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये हुआ कैसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे गलती नहीं है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि क्या ये जम्मू कश्मीर का कल्चर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर का कल्चर और आर्ट सामने रखते हुए हमने पुराना ट्रेडिशन चेंज करके ये पकोल टोपी और ये फिरन हमने रखी है। ये कौन सा कल्चर है जम्मू कश्मीर का? ये टोपी कौन सा कल्चर है यहाँ का? ये कोई लाया गया, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो हरकतें कई दफ़ा हुई हैं, कोई ऐसे लोग घुस गए हैं। जम्मू में कहाँ से घुस गए और ये कहाँ हैं हमारे लोग? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, एलजी से भी कह रहा हूँ, जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, इंश्योर करें, एक तो हमें पता लगना चाहिए, ये साजिश ऐसे नहीं नंगा करके छोड़ें और सारे समाज को पता लगे कि कौन था इसके पीछे। जम्मू आग लगाने लगा था, पूरी स्टेट क्या शक्ल बदलने लगा था। और नंबर 2 कि वो इंश्योर करें, क्योंकि वो चांसलर हैं यूनिवर्सिटियों के, कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी हमाकत दोबारा ना हो। ये साफ तौर पर मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से मांग कर रहा हूँ। और जब तक ये नहीं करते और तब तक आप समझिए कि किसी वक्त भी चिंगारी यहाँ भड़क सकती है, और वो चिंगारी अगर भड़क गई आप नहीं बचा सकेंगे, चाहे यूटी बनाओ चाहे यूटी से भी इसको गिरा दो। इसलिए हमें जो पहला जो गिफ्ट दिया है 2021 का, इस गिफ्ट ने हमें हिला दिया है। आज हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक अजीब किस्म का एक आग लगी हुई है कि ये तो हमारे घर पर हमला हो गया और यूथ पर हो गया। अभी शुक्र है कि हमने ये संभाला। जतेंद्र सिंह जी ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू किया, कल विश्वास है, हालांकि उनकी बात नहीं मानी गई। ये भी उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ ख़त्म करो, ट्रेडिशनल चीज़ रखो, एक उसकी भी बात नहीं मानी गई पीएमओ के एमओएस की। ये उन्होंने पो हटा के नंगे सिर कर दिया उनको, स्टूडेंट्स को और गेस्ट को, और फिर पहना दी। बताइए, ये एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ा
विनोद जी, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी गहरी साजिश है। जम्मू शांत रहा अभी तक, यहाँ डिस्टर्ब नहीं हुआ था। ये मुझे लगता है कि सीधी सीधी यूथ को भड़का के सड़कों पर ला के ये आग लगाने वाली बात थी। इसलिए इसको इस तरीक़े से खामोशी से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, ना हम करेंगे। आखिरी सवाल जी चाणक्य साहब, नेक्स्ट कोर्स ऑफ सदर सभा का अगला कदम क्या है? देखिए, अगला कदम यह है कि हमने एलजी साहब को कल भी कहा, आज भी चिट्ठियां भेज दी और आप प्रेस के माध्यम से भी उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आपने कल, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विश्वास दिलाया, अपना एक ट्वीट भी किया और अपना मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया कि मैंने एलजी से टेकअप किया है मसला। हम वेट कर रहे हैं कि उसका टेकअप जो किया उसका आउटकम क्या है। हमें तो दो चीज़ें चाहिए, एक इंक्वायरी चाहिए, कौन है उसका वो पता चाहिए, पीछे साजिश क्या थी, और दूसरा ये ट्रेडिशन को कोई छेड़े ना, कोई ख़त्म ना करे इन फ्यूचर। ये दो चीज़ें चाहिए। अगर जतेंद्र सिंह जी या बाकी गवर्नमेंट के एहलकार जो हैं या एलजी कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो डोगरा सदर सभा फैसला करके अगर सड़कों पर आना पड़ा हम सड़कों पर आएंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डुग्गर प्रदेश के अंदर वो चिंगारी नहीं पड़ने देंगे। और मेहरबानी करके हम अपील करते हैं कि अगर यूटी बना के यही काम होने हैं तो फिर ये यूटी ख़त्म करो, हमें उस आग में खेलने दो जिसमें हम खेल रहे थे। हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जो शांति के बहाने ये जो काम यहाँ शुरू हो रहा है। हमारा कुछ नहीं रहा, हमारा हेरिटेज, हमारे मेगा टूरिस्ट स्पॉट जम्मू सूबे के ख़त्म हो गए। आज ये नेशनल हाईवे 44 जो चल रहा है, आप देखो कि कौन सा टूरिस्ट स्पॉट हमारा रहा, कोई नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जम्मू की कास्ट पर आप ये खेलना नहीं शुरू करो, ये खेल बंद करो, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। दर्शकों, हम प्राइवेट स्कूलों की बात करेंगे। हर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का अपना रोल रहता है और इस वक्त जब कोविड-19 चल रहा है तो शिक्षा में सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से बातचीत की, उनके ऑनर से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है, क्योंकि कोविड-19 के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आई हैं और 5 अगस्त 2019 जैसे यूटी बनी है उसके बाद भी बड़ी सारी तब्दीलियाँ। मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपको? पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का आभारी हूं कि आज हमें मौका दिया कि आप अपनी बात रख सकें। कोविड-19 के बाद जब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इस लपेट में आ चुकी है और उसके साथ साथ जब हर स्टैब्लिश में इसका फ़र्क पड़ा है, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है हमारा एजुकेशन सेक्टर, वो एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की और दुनिया की। लेकिन कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है खासकर प्राइवेट सेक्टर में, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी स्टेट ये जो उसके बाद तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए, तो हमारी स्टेट इसके लिए अभी तैयार ही नहीं थी जी। सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, ऑनलाइन उन्होंने शुरू कर दिया था बच्चों को, लेकिन जो हमारा जेके बोर्ड था या स्टेट गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सोच रहे थे और अभी सोच रहे थे कि ये सिस्टम लागू हो गया हमारे पे जी। तो मैं एक साइड से अप्रिशिएट करूँगा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जेके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ी कोशिश करके इसको स्ट्रीमलाइन लाने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और डिपार्टमेंट ने भी बड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ ऑनलाइन बच्चों को जो सिस्टम था उसको लागू करने की कोशिश की। लेकिन ये जो 4G लागू नहीं हमारी स्टेट में, उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा, एजुकेशन पे भी पड़ा। तो हर हरबा इस्तेमाल किया गया। बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे और ख़ासकर गरीब बच्चे जो थे, गरीब फैमिली थे, अगर पूरी फैमिली में अगर एक फ़ोन था तो 3 बच्चे अगर पढ़ते थे तो फादर भी लेके चला जाता था और उसके बाद घर में आते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन एजुकेशन में हमारी टीचर्स को आई। किस तरह से बैलेंस किस तरह से आप करते थे, क्योंकि फीस आपको सिर्फ ट्यूशन फीस मिल रही थी। देखिए, क्या आप अपने टीचर्स को या बाकी एम्प्लॉयज से उनको पूरी सैलरी दे रहे थे? देखिए, ऐसा इसमें तो स्कूल ने, मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश की, जो उनके पास थोड़े बहुत फंड्स थे वो उन्होंने कोशिश की कि टीचर्स को सैलरी दी जाए। लेकिन
लिमिट थी, हम 1-2 महीने की बात सोच के चले थे, तो ये लंबा सिस्टम खींच गया और फीस आना टोटली बंद हो गई। तो उससे क्या हो गया कि हमारे पास तो वो पोजीशन बन गई कि जो फीस आती थी हम देते जाते थे। और अभी भी काफ़ी स्कूल जो हैं, खासकर जेके बोर्ड के जो एफिलेटेड स्कूल हैं, उनको फ़ी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी हम लोग कोई जुलाई की सैलरी दे पाया है, कोई अगस्त की सैलरी पर दे पाया है, अभी तक सैलरी अप टू डेट टीचर्स को नहीं मिली है। लेकिन हम टीचर्स का बड़ा थैंक्स करते हैं कि वो अभी भी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू समझते हुए उनके नाम के आगे टीचर लगा हुआ है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं और हमें भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी कहीं हद तक मजबूर हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस पोजीशन में भी हैं कि वो दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या बात है कि वो फ़ी नहीं दे रहे, इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप बने रहिए, आपसे जानना चाहेंगे मैंगी साहब, सवाल ये उठता है कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार चला गया था और उनके बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते थे, क्या उनको कुछ रियायतें दी गई ऐसे परिवारों को? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए सभी मैनेजमेंट के लिए ये एक चैलेंज भी था। हमने जितने सर्कुलर निकाले रिगार्डिंग ट्यूशन फ़ी, उसमें ये मेंशन किया जाता था कि जो पेरेंट्स कोई फील करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है जब वो फीस नहीं दे सकता, वो ऑफिस में आकर मिले। और हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे प्रिंसिस में कम से कम कोई 10 to 15% पेरेंट्स ने अप्रोच किया विद ब्लैक एंड वाइट, और उनको जितनी मैक्सिमम मैनेजमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन हो सकती थी वो उनको दी गई। इवन 50 से 60% तक भी कई बच्चों को रिलैक्सेशन दी गई जिनके पेरेंट्स का जॉब ख़त्म हो गया था या कोई वैसे सोर्सेज थे उनके। नंबर 2 कि ये जो ट्यूशन फ़ी की बात अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कही है, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ ट्यूशन फ़ी से नहीं चल सकते। ट्यूशन फ़ी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, क्योंकि बिल्डिंग को मेंटेन करना, बिल्डिंग्स के साथ साथ बाकी चीज़ें मेंटेन करना, वो बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। पर ट्यूशन फ़ी भी नहीं आने के कारण 30 to 40% फीस आने के कारण उससे ये हुआ कि हम उनको सैलरी तो दे रहे हैं, पर उनके जो इंसेंटिव्स हैं या जो हम एडिशनल उनको जो भी बेनिफिट देते थे अपने स्टाफ एस्टेब्लिशमेंट को, वो स्टॉप हो गए हैं जब तक ये पूरी फीस आना शुरू ना हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन थी, कहना बड़ा आसान है ऑनलाइन एजुकेशन, 2G में ऑनलाइन एजुकेशन देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों के जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 2G भी नहीं चलता है। इवन हमारे अपने कई प्रिमिसेस ऐसे हैं जिसमें वहाँ पर सिग्नल ही नहीं होता कि बच्चों को जो टीचर और स्टूडेंट का जो एक लिंक बनता है वो भी नहीं बन सकता। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि 4G जितनी जल्दी शुरू हो सकता है वो करें। हमारी अपील तो ये है कि अब ऑफलाइन फेस टू फेस स्टेट बोर्ड ने और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और कमिश्नर साहब ने जितना बड़ा स्टेप उठाया था श्रीनगर में कि उन्होंने इन दी मंथ ऑफ नवंबर ये एग्ज़ाम लिए थे, उन्होंने 10th क्लास के, 8th क्लास के, 9th क्लास के। तो अब अगर वहाँ पर वो एग्ज़ाम ले सकते हैं तो जम्मू में भी ये फेस टू फेस जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है इसको चलाने की स्कूलों को इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारा बच्चे जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो रहा है, उनमें कन्फ्यूज़न आता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर देना और ऑफलाइन पेपर देने में बहुत फ़र्क है। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने लेबर कमिश्नर के पास बहुत सारी शिकायतें पहुँची हैं कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है और हमने उनसे बातचीत भी की, क्या वाकई स्कूल वाले, स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं दे रहे हैं? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का रवैया रहा है निजी स्कूलों को लेकर के वो बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। क्योंकि जब जी.सी. मुर्मू जो थे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो हमने एक निवेदन पत्र भेजा था कि आपने लॉकडाउन कर लिया है, निजी स्कूल के जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देना है, तो आप हमारी सहायता करें। तो एक आंकड़ा 36 करोड़ के करीब एक आंकड़ा उन्होंने हमारे सम्मुख रखा था ये 6ठे महीने में, और आज इन द मंथ ऑफ जून, और आज भी आप देखेंगे सर्कुलर बार बार निकलते हैं, क्योंकि हमारी के शर्मा जी से भी एक उद्योग भवन में बैठक हुई थी इसी को लेकर के। उन्होंने कहा था जी हम निजी स्कूलों को सहायता देंगे। गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है
नॉट सीरियस टूवर्ड द एजुकेशन। ओके। उनके लिए एजुकेशन जो है एक हथकंडा रह गया है पॉलिटिक्स करने का। देखिए, मोबाइल की कनेक्टिविटी जो आप 2G में कितनी रिस्टोर होती है, ये हमारे लिए एक बड़ा सोचने का विषय है कि हम कौन सी दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे पास, जैसे अभी आपने जब हमारे प्रधान जी से बात की तो आपने कहा कि निजी स्कूलों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा। हाँ जी, हमारे जो हाँ जी, हमारे निजी स्कूल 2952 सक्रिय हैं जम्मू संभाग में, और इसमें लगभग 5,37,000 बच्चे जो हैं, इससे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनकी संख्या जो है 12,310 है, और वहाँ 6 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अपने टीचर्स को उतना वेतन नहीं दे पा रहे जितना गवर्नमेंट दे रही है। रिजल्ट्स की बात करते हैं हम, बच्चों का रिजल्ट जो है बच्चों का रिजल्ट होता है, लेकिन हमारे टीचर ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है। किसी प्रकार की गवर्नमेंट की ओर से आर्थिक सहायता नहीं है, और पेनल्टीज़ इतनी डाल दी जाती हैं, एक छोटा सा अगर हमसे मिस्टेक हो जाए या किसी कारणवश हमारे पास पैसे ना हों, बोर्ड की ओर से हमारे ऊपर पेनल्टीज 10-20 हज़ार रुपया इम्पोज की जाती हैं, 50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपये पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं। और विनोद जी, शायद आपको ध्यान होगा, हमने एक बार पहले भी आपसे कहा कि ये सरकार जो है हमें पप्पड़ बना करके आगे घूम रही है। लेकिन आप सरकार से चाहते क्या है? किस तरह की आप हेल्प चाहते हैं? देखिए, एक तो कभी आप पर यह भी आरोप लगता है कि मनमानी वसूली की जाती है, और उसके बाद भी सरकार से आप क्या चाहते हैं? इसका मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सरकार की नेग्लिजेंस कहाँ आती है। पिछले वर्ष हमारे जो फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके 1 वर्ष, अभी रिसेंटली 1 वर्ष और कुछ महीने के बाद चेयरमैन जी को उन्होंने लाया। नेग्लिजेंसी किसकी है? गवर्नमेंट। हमारे पार्ट पर कहीं नेग्लिजेंसी होगी, आप हमें पनिश कीजिए। नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की, और टारगेट किया जाता है प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता ना होने के बावजूद भी हमसे वो मांगा जाता है जो हमारे लिए दे पाना चुनौती सी होती है। अगर हम वाहन लेते हैं, हमें बोलते हैं जी आप बसें लो। कौन सी बसें लो? जालो बसें लो बच्चों की सेफ्टी के लिए। और उसके बाद बोलते हैं जी आप ट्रैफिक विभाग से एनओसी लो। फिर बोलते हैं पार्किंग चार्ज निकालो। भैया, अगर आप लोगों ने जालो बस बोला है, हमने ले ली, और बस जो है बोलते हैं पार्किंग चार्ज। अब सबके अगर पार्किंग चार्ज दे रहे हो, हमें भी दो, हमें भी वो। देखिए, एक और निजी स्कूलों को इन्होंने हर उस सेक्टर में लाके खड़ा कर दिया है, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, लेबर लॉस हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं। परंतु आप ये देखिए कि हमें किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी नहीं, कोई लोन नहीं। आप अभी रिसेंटली EPFO विभाग हमारे ऊपर सक्रिय हो गया है, हमें SMS आगे सेक्शन 409 और 406 के तहत आपके ऊपर पेनलाइज किया जाएगा। हम लोग ऐसी असमंजस में खड़े हैं, ऐसी जगह खड़े हैं, ना तो हम आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते, क्योंकि सरकार की कोई, जब हम इस शिक्षा जगत में प्रवेश किया उस समय सरकार की नीति। आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के दौरान किस तरीके से आपकी हेल्प की? क्या आपके एम्प्लॉयज़ को जो PF जाता था आपको देना पड़ा, या उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट ने दिया? देखिए, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दी, वहाँ पर भी उन लोगों ने कैपिंग कर दी कि जिन विद्यालयों में 90% लोग 15,000 से कम वेतन लेते हैं उनको वो लाभ देंगे। परंतु हमारे पास आय थी ही नहीं। जिनके पास नहीं, तो उनको मैंने बताया ना, 400 शेयर 409 के IPC इंडियन पैनल कोड के तहत उनको सम बना रहे हैं। और हमारी अभी बैठक जो प्रशांत के हुए उनसे बैठक हुई है, उन्होंने कहा जी आप हमें रिप्रेजेंटेशन दो। देखिए, जब पूरा का पूरा सिस्टम लॉकडाउन में ठप पड़ा था, गवर्नमेंट का बनता था कि जो व्यवसाय एक दूसरे को निर्भर हैं, जैसे वकीलों को इन लोगों ने 1 करोड़ के करीब आर्थिक सहायता दी है। इवन जो आर्टिस्ट है उनको भी दी है। उनको भी दी है। हम लोगों को एक नेग्लेक्ट
नेगलेक्ट करके रखा हुआ है, जबकि समाज में निजी उद्योग की, निजी स्कूलों की एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। अभी आरटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऊपर अगर हम आते हैं, हम ये भी देखते हैं, वहाँ लिखते हैं कि एजुकेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल एंटिटी। आपने पहले क्यों नहीं ये कहा? वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमने अपनी वैल्यू अपने आप को देख करके तय करनी है। जैसे वकील अपनी वैल्यू खुद तय, अगर मैं किसी वकील के पास जाता हूँ, बोलता है मैंने आपसे 1 लाख रुपये लेना है आपके केस का लेने का, वो हमारी इच्छा है कि हम 1 लाख वाले के पास जाएं या 10,000 वाले के पास जाएंगे। वाई पब्लिक इज कमिंग टू प्राइवेट स्कूल? बिकॉज वी आर गिविंग गुड एजुकेशन टू द पब्लिक, वी आर सर्विंग देम इन द बेटर वे, बट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज आवर कंट्रीब्यूशन। कैमरामैन जम्मू में सर्वे करते हैं, आप फेसबुक में भी एक्टिव हैं। आप देखिए जम्मू के सब ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, हर ट्यूटोरियल में 25-30 बच्चों का ग्रुप है। व्हेन अ पेरेंट कैन सेंड अ स्टूडेंट टू अ ट्यूटोरियल where they are charging exorbitant amount of money, and a school which is charging minimum 1000 fee or 800 fees, वहाँ पे बच्चों को भेजने में क्या प्रॉब्लम है? This policy has to be discussed by the education department, and they can call the students in the phase wise manner. जैसे एक क्लास के 10 बच्चे एक दिन, अगले दिन 10 बच्चे, या 2 घंटे के लिए 10 बच्चे, अगले रोल नंबर 10 बच्चे 2 घंटे के बाद अगर हमारे साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे तो कोई हल निकलेगा ना सर। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को सीरियसली लेना चाहिए। वो टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, अपने ढंग से आर्डर निकाल के हमें इम्पोज कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि हमारी जो स्मूथ वर्किंग है स्कूल्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, टूरिज्म वालों का एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, इंडस्ट्री वालों का भी सुनवाई है, लेकिन हमारा इतना बड़ा भी, अजय जी ने बोला कि कितने बच्चे, लाख के बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं हमें कंसीडर नहीं किया जाता। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।